फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 22 इंडियन पॉलिटी, और ये लास्ट लेक्चर होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। इससे पहले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं हम लोग, स्पेशली एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज का 2 लेक्चर कवर हो चुका है, और ये लास्ट लेक्चर होगा। ओवरऑल हम लोग 5 लेक्चर देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि 15th स्टेट भारत का जो बना वो गुजरात बना 1960 में, फिर 16th स्टेट बना नागालैंड 1963 में। उससे पहले नागालैंड 61 में बन चुका था, बट 2 साल तक के लिए वो गवर्नर, असम का जो गवर्नर है उसी के अंदर रहा है, करेक्ट। 17th स्टेट जो पंजाब से कट के बना है वो हरियाणा बना है, और उसका जो हिमाचल प्रदेश में जो एरिया ऐड हुआ था पंजाब का भी, और बाद में यूटी से हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बना है भारत का। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मणिपुर कैसे बना, त्रिपुरा कैसे बना, मेघालय कैसे बना, सिक्किम कैसे बना भारत का हिस्सा, मिजोरम कैसे बना, अरुणाचल प्रदेश कैसे बना, गोवा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। गोवा कैसे 1987 में उसको स्टेटहुड दिया गया कुछ अमेंडमेंट करके। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, और अभी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दोगे, अभी कश्मीर का भी इशू ऐड कर सकते हो कि कैसे कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके कैसे कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी, एंड लद्दाख में 2 जो डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट जो कारगिल और लेह वाला जो एरिया है, दोनों को ऐड करके लद्दाख बना। अब बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा रहा, समझ गए ना। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1972 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इसी साल देखो 72 के टाइम में ही 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्रिएट हुए हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, यानी कि 70s का समय ऐसा है कि बहुत सारा चेंजेस आया है नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली। तो यदि पर्टिकुलर यदि पीरियड देखना चाहते हो तो 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट ए मेजर चेंज। बहुत ज़्यादा ही बदलाव आया है पॉलिटिकली, देखोगे पॉलिटिकल मैप के रूप में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही बदलाव तुमको नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगा 1972 में। द 2 यूटीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा 2 यूटीज थे पहले। एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय, सब स्टेट का मतलब क्या है कि मेघालय एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में काम कर रहा था, बट वो आसाम के अंदर ही था बच्चे लोग। आई रिपीट, मेघालय जो है वो ऑटोनोमस रीजन की तरह काम कर रहा था, बट वो किसके अधीन था? वो आसाम गवर्नमेंट के अधीन था, आसाम गवर्नर के अधीन था, समझ गए ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि 2 जो यूटी था मणिपुर और त्रिपुरा, और जो सब स्टेट था यानी कि जो ऑटोनोमस स्टेट था मेघालय जो कि आसाम के अंदर चल रहा था, वो सभी को स्टेटहुड मिला है। यहाँ पे जो 2 यूटीज है मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, केम इनटू बीइंग। अब यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग कि 2 यूटी, यहाँ से फिर 2 यूटी बना, 3 राज्य तो बन गया, 3 राज्य बन गया ना। 3 राज्य कौन सा राज्य बना? मणिपुर बना, त्रिपुरा बना और मेघालय बना। और अभी देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट में और भी तो स्टेट है। तो यही समय है कि जहाँ पे यूटी, अरुणाचल प्रदेश यूटी बना और मिजोरम भी तुम्हारा यूटी बना। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूटी बना, अब बाकी तो 3 राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य बना सेम पीरियड। विद दिस नंबर ऑफ स्टेट्स आप देखो इंडियन यूनियन के पास कितना 21 हो गया। मणिपुर 19th स्टेट, त्रिपुरा 20th स्टेट और मेघालय 21st स्टेट। मेघालय पहले क्या था? ऑटोनोमस रीजन था, सब स्टेट कह सकते जो कि असम के अंदर ही आता था, सब स्टेट ऑटोनोमस रीजन था वो। अब यहाँ पे देखना है तुम लोग को कि समझ गए ना बात। अब देखो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1969 को। 1969 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, जानते हो 1969 इंदिरा गांधी आ चुकी हैं, ठीक है। क्रिएटेड मेघालय एज अ ऑटोनोमस स्टेट। देखो सही बात है ना, वही हम बोल रहे हैं कि वो तो 72 में बना। 1972 में क्या बना कि 3 स्टेट बना, नॉर्थ ईस्ट का 3 स्टेट बना। क्या क्या बना? वो मणिपुर बना, त्रिपुरा बना और मेघालय बना। मैं इसमें बोला जा रहा है कि उससे पहले 69 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया, वही सब स्टेट बनाया गया आसाम के अंदर ही। आज इसका अपना ही लेजिस्लेचर होगा, अपना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि इन लोग का जो एस्पिरेशन है डिफरेंट है। ट्राइबल्स लोग सब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मिजो, खासी, जंतिया हिल, जानते हो ना, ये सब तुम्हारा मेघालय का हिस्सा है। हाउएवर इसके बावजूद भी जो मेघालय के जो लोग का जो एस्पिरेशन था वो पूरा नहीं हुआ।
यानी कि 1962 में ऑटोनोमस स्टेट बनाने के बावजूद भी उसका एस्पिरेशन पूरा नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उसको फिर से बाद में 72 में स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। समझ गए ना? तो हाउएवर दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ मेघालय एंड द यूटीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आसाम। देखते हो आसाम कितना बड़ा था कि चलो ठीक है, एस्पिरेशन पूरा नहीं हुआ मेघालय का, तो उसको 72 में उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। हाँ, और जानते हो मेघालय 21st स्टेट बन के भारत का तैयार हुआ। एट द सेम टाइम आसाम को और काव्ड किया गया, आसाम को और काटा गया, और आसाम से ही तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश निकला, जिसको पहले हम लोग नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, और दूसरा जो राज्य बना है वो मिजोरम बना है, क्योंकि मिजोरम का फिर अलग पता है। यही मिजोरम जो हमारा टेरिटरी है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडियन मिलिट्री को भेजा गया था, जबकि अपना राज्य में इंडियन मिलिट्री कभी भेजा नहीं जाता। हैदराबाद में भेजे थे तो हैदराबाद उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। याद करो, मिजोरम पहला ऐसा टेरिटरी है भारत का अंदर का जहाँ पे हमें मिलिट्री एक्शन करना पड़ा था, और वहाँ पे लाल डंगा याद होना चाहिए। लाल डंगा एकदम पावरफुल लीडर। अब बाद में इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये तो सेसीड कर लेगा, तो चलो तुम ही सीएम, तुम्हारा ही पार्टी, चलो तुम करो। तो ये तो बहुत उस समय के जो लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर थे, उसका तो मैच्योरिटी दिखता है, राजीव गांधी का मैच्योरिटी दिखता है कि किसी तरह बचा लिए राज्य को, नहीं तो स्थिति बहुत खराब था उस समय। एनीवे, तो इस हिसाब से तुम्हारा मिजोरम, पहले मिजोरम को यूटी दिया जाएगा, फिर मिजोरम को भी बाद में स्टेटहुड मिलेगा। मिजोरम देखो इसलिए कहते हैं कि ये जो 5 राज्य, अभी जो 5 राज्य के रूप में देखते हो, तो 5 राज्य एक ही साथ नहीं बना है, पहले 3 राज्य बना। 19 राज्य मणिपुर बना, 20 राज्य त्रिपुरा बना, और 21st राज्य मेघालय बना। समझ गए बच्चे लोग? उसी समय 72 में आसाम से कट के अरुणाचल प्रदेश एज अ यूटी बना और एज अ मिजोरम बना। बाद में अरुणाचल प्रदेश फिर स्टेटहुड भी मिलेगा इसको, और मिजोरम को भी स्टेटहुड मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखते जाओ। तो देखो अब बात करेंगे हम लोग सिक्किम का। सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम का बहुत ही पिक्यूलर फीचर्स है जो कि मैं बार बार मैंने लेक्चर में बताया है। देखो अब यहाँ पे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे छोग्यल राजा का सरकार हुआ करता था, छोग्यल राजा का रूल हुआ करता था सिक्किम स्टेट में। छोग्यल क्या है? मोनार्की टाइटल है, जो भी होगा छोग्यल ही टाइटल पड़ेगा। समझ गए? जैसे सिंध में आमिर था ना, उस तरह छोग्यल एक टाइटल है। तो देखो लास्ट जो छोग्यल था सिक्किम का वो पालदिन थोंडुप नामग्यल। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये लास्ट रूलर है सिक्किम के। देखो ब्रिटिश के टाइम में सिक्किम क्या था? एक इंडियन स्टेट अंडर द हेरिडिटरी मोनार्क, है ना, यानी कि हेरिडिटरी मोनार्क रूल कर रहा था। और छोग्यल सब्जेक्ट टू ब्रिटिश पैरामाउंसी, यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंसी को इसने स्वीकार कर लिया था, सॉवरन पावर को स्वीकार कर लिया था, और एज अ प्रिंसली स्टेट जी रहा था, अपना ही राजा वाला व्यवस्था है इसका। छोग्यल क्या है? तुम्हारा मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। क्या है छोग्यल? क्या है कि जो प्रिंसेस है उसी का मेंबर, यानी कि वही रूल कर रहा है। छोग्यल एक तरह से टाइटल है। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं, सिक्किम के जो लोग हैं, जो सिक्किमीज लोग हैं, उनका ओपिनियन था कि हम इंडिया के साथ मर्ज करें। मगर जानते हो कि छोग्यल राजा तो होने नहीं देगा, क्योंकि यदि इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, यूनियन के साथ मर्ज हो जाएगा, भारत का हिस्सा बन जाएगा, इसका पावर खत्म हो जाएगा, तो ये होने नहीं देगा। वही बात है, बट द प्रिंसली रूल ऑफ द डेट स्टेट एंड स्टेट स्टूड इन द वे, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट अपना पावर के वजह से, और लोकेशन तो सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जानते हो ना, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम, चाइना के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ 3 इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है ये छोटा राज्य के साथ। तो कितना स्ट्रैटेजिक जगह है ये। एट द सेम टाइम छोग्यल राजा अपना पावर को डायल्यूट नहीं करना चाहता था, भले ही लोग चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा बने, मगर फिर भी ये राजा ने हिस्सा नहीं बनवाने दिया उस समय। मैं जानते हो लेट सेट तो होगा कुछ काम। हैंस आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, जब ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हुआ, क्योंकि जानते हो कि ब्रिटिश चला जाएगा बढ़िया बस्तर बांध करके, तो ट्रीटी वाज एंटर्ड। सिक्किम गवर्नमेंट यानी कि सिक्किम राजा अंडर मोनार्की छोग्यल और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो दोनों के बीच में समझौता हुआ, और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन सिक्किम का कौन देखेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा। ये समझौता हुआ। जैसे ये पहले भी, जैसे ब्रिटिश पैरामाउंसी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तीनों सब्जेक्ट तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखता था, भले वो प्रिंसली स्टेट हो। बात समझ गए ना? तो भारत जब आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज चले गए, तो सेम चीज़ समझौता यहाँ पे प्रिंसली स्टेट यानी कि सिक्किम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ, और जहाँ पे सिक्किम ने कहा कि चलो ठीक है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन सिक्किम का है वो भारत देखेगा, भारत का सरकार देखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड इन सिक्किम। देखो
बाय पॉलिटिकल ऑफिसर, एक ऑफिसर चुने, एक तरह से एम्बेसडर चुना जाएगा। वही एम्बेसडर भूटान के लिए भी होगा और वही सेम एम्बेसडर तुम्हारा सिक्किम के लिए भी होगा। यानी कि एक जो एम्बेसडर आएगा, भारत सरकार के द्वारा एक एम्बेसडर भेजा जाएगा, पॉलिटिकल ऑफिसर भेजा जाएगा, जो कि सिक्किम को भी देखेगा, एट द सेम टाइम भूटान को भी देखेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन सिक्किम बाय अ पॉलिटिकल ऑफिसर, यानी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला उसका एक पॉलिटिकल ऑफिसर यानी एम्बेसडर रहेगा, वाज ऑल्सो असाइंड टू भूटान। यानी सिक्किम के लिए जो रहेगा वो भूटान के लिए भी रहेगा वही पॉलिटिकल ऑफिसर, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे रुकेगा। सिक्किम दस बिकम ए प्रोटेक्टेड ऑफ द यूनियन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए वो अलग भी है, प्रिंसली स्टेट है, फिर भी वो इंडिया से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया खुद एक एम्बेसडर भेज रहा है वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिक्किम दूर नहीं है भारत से, भले ही भारत का हिस्सा नहीं है मगर बहुत रिलेशन है, वो प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया यूनियन ऑफ इंडिया का। अब देखो यहाँ पे देखो मैसिव लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है, हाँ जो डेवलपमेंट हुआ है बच्चे लोग, यहाँ पे डेवलपमेंट देखोगे 6th पॉइंट में, मई 1974 को जो सिक्किम का जो कांग्रेस है, मतलब सिक्किम का जो लेजिस्लेटिव विंग है, ठीक है, उसने रेजोल्यूशन पास किया। उसने कहा कि नो, ये मोनार्की रूल खत्म हो जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि शुरू में वहाँ भी कांग्रेस ही था, कांग्रेस का ही सरकार था, समझे ना। उसका देखोगे तो भंडारी जो है वहाँ पे एक सीएम बहुत लंबा रहा है भंडारी, उसका पवन कुमार चामलिंग आके उसका मोनोपोली तोड़े। पवन कुमार चामलिंग भी 20-22 साल रहे हैं, लंबा रहे हैं, राजकीय हैं। और फिर पवन कुमार चामलिंग का जो पावर है, पवन कुमार चामलिंग का जो पावर है उस तोड़ा है अभी का जो वहाँ का प्रेजेंट सीएम है ना, पीएस गोले ने वो तोड़ा है। तो सिक्किम में कुछ जो सेम चीज़ रिपीट होता है पॉलिटिकल एरेना में, कि एक लंबा समय तक रहेगा, फिर उसका उसी पार्टी से कोई निकलेगा फिर तोड़ेगा उसको। तो इस तरह का परंपरा सिक्किम में रहा है, क्योंकि मैं उसी राज्य से आता हूँ, आई नो मैनी थिंग अबाउट द सिक्किम। यहाँ पे देखो तो मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस डिसाइड टू पुट एन एंड मोनार्की रूल खत्म करने का बात किया, और फलस्वरूप सिक्किम का असेंबली चल रहा था, वहाँ पे लेजिस्लेटिव अपना विंग था, तो लेजिस्लेटिव विंग ने पास किया, रेजोल्यूशन पास किया कि यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए सिक्किम में। सिक्किम एक्ट 1974, ये मिर्ची लग जाएगा ना मोनार्की को, हाँ जो छोगेल राजा है, जो पालदेन थोंडू जो है, उसको तो लग जाएगा मिर्ची बढ़िया से। दिस वॉज डन टू सीक पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसलिए किया गया ताकि भारत में जो अपॉर्चुनिटी है, वो सिक्किम वाले लोग को भी मिल सके। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राज्यसभा, लोकसभा, हाँ IAS ऑफिसर, UPSC, ये सब का व्यवस्था सिक्किमीज लोग को भी मिल सके, इसलिए इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया। जब ये रेजोल्यूशन पास करेगा तो भारत सरकार भी अपना एक्ट लेके आएगी, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन जाएगा, और उसके लिए आर्टिकल 2A लिख दिया जाएगा। तो ये अपने आप में इनोवेशन है कि नहीं, कि आर्टिकल 2 को यूज करके इंडियन पार्लियामेंट ने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया। बट एसोसिएट स्टेट बनाने से पहले सिक्किम का जो लेजिस्लेटिव विंग है उसने भी कुछ पास किया है, सिक्किम एक्ट 1970 को, उसके बाद ही बना है एसोसिएट स्टेट। समझ गया स्टूडेंट? हाँ। अब यहाँ पे देखो तो छोगेल वॉज मेड टू गिव हिज असेंट, छोगेल को बोला गया कि दो अपना सिग्नेचर करो इस सिक्किम बिल पे, जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल का जो था इच्छा कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल, जो भारत सरकार का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उससे हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब जाएगा छोगेल के पास, तुमको लगता है छोगेल देगा? हाँ, और उसमें यह भी बात था कि यदि छोगेल साइन करेगा तो छोगेल आप क्या है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाएगा, अब पावर नहीं है उसके अंदर। तो छोगेल तो इस चीज़ को उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट भी मांगता है छोगेल, मगर कुछ चलता नहीं, ब्रिटिश सब तो बहुत चला गया, दूर चला गया। तो देखो द छोगेल वॉज मेड टू गिव हिज असेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल अंडर विच द इफेक्टिव पावर्स वेंट टू द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्किम असेंबली। देखो ये साइन कर देगा उस बिल पे तो जो पावर है मोनार्की सब खत्म हो जाएगा और वो पीपल में चला जाएगा, असेंबली की तरफ चला जाएगा। असेंबली की तरफ जाने का मतलब क्या, पीपल की तरफ चला गया। एंड छोगेल केवल नाम मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रह जाएगा, जैसे तुम्हारा यूके में होता है कि मोनार्की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है नाम के लिए। तो अब मजबूरी में करना पड़ा, शुरू में रजिस्ट किया, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मांगा, कुछ नहीं हुआ, फिर करना पड़ा। तो जब जैसे ये हो गया, बिल एक्ट बन गया, तो भारत सरकार भी इस तरफ से करेगी ना, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास की, ताकि जो रेजोल्यूशन जो वहाँ से पास हुआ है उसको वैलिड किया जा सके। समझ गए ना? और इस तरीके से सिक्किम क्या बन गया, एसोसिएट स्टेट बन गया। तो यहाँ पे देखोगे द मेन प्रोविजन ऑफ द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ क्या क्या था। नंबर 1, सिक्किम भारत का हिस्सा अभी भी नहीं है, बट वो एसोसिएट स्टेट है। देखो कितना पिकुलर चीज है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी वो एसोसिएट स्टेट। नया कॉन्सेप्ट एक आया एसोसिएट स्टेट का। दूसरा क्या है कि सिक्किम वुड बी इंटाइटल, यानी कि दो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में।
उसको भी वही प्रिविलेज मिलेगा जो बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। वही प्रिविलेज मतलब क्या कि इंडिविजुअल प्रिविलेज भी मिलेगा एमपी को और कलेक्टिव प्रिविलेज भी मिलेगा, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वो इलेक्शन वोटिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है सिक्किम से जो रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो यानी कि देख रहे हो ना, एसोसिएट स्टेट बनने की वजह से बहुत फायदा हो रहा है सिक्किम भाई लोग को भी, और सिक्किम से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे चुन के, मगर टोटल ओवरऑल फायदा नहीं होगा। बैलेंस करने का प्रयास है। डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और सोशल वेलफेयर ऑफ सिक्किम वो जिम्मेदारी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही ले लिया था तुम्हारा। पीपल ऑफ सिक्किम वुड हैव द राइट टू एडमिशन, यानी कि जो लोग वहाँ के सिक्किमीज लोग हैं, सिक्किम में जो लोग रहते हैं, उसको पूरा अधिकार है कि यहाँ भारत के हायर एजुकेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम भी दे सकते हैं, और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, वो तो पावर दे ही दिया गया कि 2 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं आप। एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम शैल रिटेन रेसिडुअल पावर, यानी कि जो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया जो सब्जेक्ट्स, और यदि वो सब्जेक्ट्स आ जाए तो सिक्किम गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है, सिक्किम गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेशन खुद बना सकता है। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट एसोसिएट स्टेट के रूप में किया गया। तो जानते हो उसके बाद क्या हुआ है? हाँ, देयर इज अ लिटिल डाउट अबाउट द 35th काउंसिल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इनोवेशन। देखो ये अपने आप में गजब बात है कि एसोसिएट स्टेट कैसे बन सकता है। ओरिजिनल जो स्कीम था संविधान में, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो हम कह सकते कि उस समय 75 के टाइम में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो और अलग दिमाग लगाए और अलग बुद्धि से सिक्किम को अपना राज्य बनाए। सिक्किम स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सिक्किम को कंट्री का हिस्सा बनाना इंडिया के लिए भी फायदा है और सिक्किम वाले लोग को भी फायदा है, समझ गए ना। तो वही बोला कि डाउट दैट 35th जो काउंसिल अमेंडमेंट किया गया वो एक इनोवेशन है अपने आप में। शुरुआत में ऐसा चीज़ कहीं था ही नहीं। आर्टिकल 2 का पहली बार इस तरह यूज़ हुआ है। देयर वाज नो रूम फॉर एनी एसोसिएट। देखो ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 1949 तक कहीं पे भी कोई बात ही नहीं है कि कैसे एसोसिएट स्टेट का कॉन्सेप्ट आ सकता है, मगर फिर भी हमारे लोगों ने किया है। 75 के जो लीडर्स थे, 70s के जो लीडर, उन्होंने फिर भी किया है इस चीज़ को। ये इनोवेशन है अपने आप में, खास बात है। तो इंडिया वाज अ फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो देख रहे हो ना, एक्वायर्ड टेरिटरीज बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसलिए आर्टिकल 2 को देखो यूज़ किया गया। ऑफकोर्स आर्टिकल 2 एम्पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट्स को भी ला सकता है, और वो न्यू स्टेट हो सकता है कि इंडियन हमारा टेरिटरी का हिस्सा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो उसी को इंटरप्रेट करके वो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, समझ गए ना। बट द 35th अमेंडमेंट डिड नॉट सीक टू एडमिट। हाँ, मगर सिक्किम को फिर अंदर भी तो नहीं लाया गया, 35th करके सिक्किम को लाया भी नहीं गया है। तो देखो आर्टिकल 2 भी प्रॉपरली यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 2 में ये बोला कि आपको लाना है अंदर, तो आप नहीं लाए उसको, आप एसोसिएट स्टेट बना के रख दिए उसको। हाँ, बाद में फिर लाया जाएगा इसको, देखो। बट 35th काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट डिड नॉट सीक टू एडमिट सिक्किम एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो उसको नया स्टेट तो नहीं बना, वो सिक्किम का हिस्सा तो, भारत का हिस्सा तो नहीं बना, वो एसोसिएट स्टेट बना है। इट वॉज टू बी टेरिटरी एसोसिएटेड विद इंडिया एंड वुड हैव, कैसा कितना पिकुलर फीचर्स है कि भारत का टेरिटरी का हिस्सा है ना, भारत का टेरिटरी का हिस्सा एसोसिएटेड है, मतलब उसका हिस्सा है जहाँ पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है ना, विदाउट बीइंग पार्ट, यानी कि भारत का टेरिटरी बन नहीं होने के बावजूद भी वो रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? कभी नहीं हुआ है ऐसा कि तुम इंडिया का टेरिटरी का हिस्सा नहीं, तुम एसोसिएट स्टेट है, उसके बावजूद भी तुम क्या कर सकते हो, अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, उसके बाद भी तुम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद भी तुम हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत पिकुलर चीज़ है कि नहीं है? बाद में जो भी कन्फ्यूजन था, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया 36th काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट करके। बट 35th तक तो जो था, ये मैटर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कैसे उसको अंदर बनाया गया। बात समझ गए? देखो नंबर 15 देखो, फिर से पढ़ो। इट वॉज टू बी टेरिटरी एसोसिएट, यानी कि जो टेरिटरी एसोसिएटेड है, इंटीग्रेटेड नहीं है, एसोसिएटेड है ये, ठीक है। ये मैंने गलती से बोल दिया होगा कि हिस्सा नहीं है, एसोसिएटेड है, इसलिए तो एसोसिएटेड स्टेट बोला गया इंडियन टेरिटरी के साथ। एंड वुड रिप्रेजेंटेटिव भी होगा इंडियन पार्लियामेंट बिना भारत का हिस्सा बने हुए। तो ये तो आर्टिकल 2 का किस तरह यूज किया गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये कह सकते हैं कि इनोवेशन है। आर्टिकल 2 ये लाया गया था इसीलिए। हाँ, समझ गए ना। एसोसिएट स्टेट, देखो, while the Indian Parliament was enacted 35th Amendment Act, the Chogyal Recent, देखो जैसे ही इधर से पार्लियामेंट से पास होगा तो चोगेल राजा, उसका तो पावर पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। एसोसिएट स्टेट बनने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो आप आ ही रहे हो अंदर एसोसिएटेड के रूप में। तो चोगेल राजा ने, जो लास्ट मोनार्क था, उसने रिसेंट किया। हाँ, इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी मांगा, मगर कुछ नहीं हुआ। इसलिए कुछ नहीं हुआ कि पीपल का जो विल था, पीपल तो चाहता ही था कि हम इंडिया का हिस्सा बने। पीपल का विल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जूनागढ़ में क्या हुआ जान ही रहे हो, हैदराबाद में क्या हुआ, तो पीपल का विल मायने रखता है। देखो
दिस प्रोवोक द प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम। और जो वहाँ के लोग जो थे, जो भारत का हिस्सा बनना चाहते तो वो और गर्मा गए, उनको और गुस्सा है कि ये छोगेल जो राजा है ये नहीं देगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापना नहीं करने देगा, भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। उसका दिमाग और खराब हो गया और वहाँ पे पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हो गया छोगेल राजा के अगेंस्ट। देखो क्या लिखा गया है, दिस प्रोवोक द प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम एंड लेड टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द सिक्किम असेंबली डिक्लेयरिंग दैट द एक्टिविटीज ऑफ द छोगेल वर प्रिजुडिशियल टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। यानी कि वहाँ पे एक्ट पास कर दिया असेंबली में और ये बोल दिया कि जो एक्टिविटी है छोगेल का कि इंटरनेशनल जो हेल्प ले रहा है ये ठीक नहीं है, इससे हमारा जो एस्पिरेशन है, डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशन है उसका हनन हो रहा है, उसके खिलाफ है ये चीज़। तो अब तो देखो पीपल वहाँ पे, वहाँ का जो असेंबली है वही विरोध में आ गया, छोगेल का डायरेक्ट विरोध में आ गया। जब असेंबली विरोध में आ जाए तो राजा कहाँ से चलेगा, फिर राजा का खत्म ही हो गया बात, राजा का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा उसके बाद। समझ गए? तो इसलिए केस ऑफ सिक्किम एज अ न्यू स्टेट ये अपने आप में खास बात है। अब देखो अब स्टेट बना दिया जाएगा। द रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली वॉज सबमिटेड फॉर अ रेफरेंडम टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो असेंबली अपना रेजोल्यूशन पास करता है, अब पीपल से ओपिनियन लेगा, वहाँ के लोगों से ओपिनियन लेगा, क्या हम भारत का हिस्सा बने, क्या सिक्किम जो एसोसिएट स्टेट अभी क्या फुल फ्लेज स्टेट बने। तो देखो मेजोरिटी ऑफ रेफरेंडम हुआ और वहाँ पे मैक्सिमम ने कहा कि यस हम बनना चाहते हैं, हम सिक्किम यानी कि भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। देयर वाज ओवरवेलमिंग मेजोरिटी एट द रेफरेंडम एंड द चीफ मिनिस्टर जो सिक्किम के थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला कि रेफरेंडम में यही आया है कि सिक्किम के लोग जो हैं वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रेफरेंडम का रिजल्ट ये है, आप लागू कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐतिहासिक अमेंडमेंट पास करके सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। सिक्किम कितना खास बात है, एक ही बार में स्टेटहुड, एक ही बार में सबको सिटीजनशिप, ये बहुत रेयर होता है इस तरह का चीज़। सिक्किम में एक ही बार कोई यूटी नहीं, एक ही बार स्टेट, 22nd स्टेट बन गया सिक्किम, कोई यूटी नहीं। और दूसरी बात है कि जितने भी नागरिक जो थे जो पहले इंडियन सिटीजन नहीं थे वो एक ही बार इंडियन सिटीजन मिल गया। ऐसा नहीं होता है बच्चे लोग, देखता है आसाम में कितना सिटीजनशिप के लिए लड़ाई लड़ रहा है अभी तक। और 1975 में एक झटके में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक झटके में जितने भी लोग रह रहे थे सिक्किम के सबको नागरिकता मिल गया। तो बताओ तुम पूरा राज्य पढ़ो तो ये तो अपने आप में सबसे पिकुलियर चीज़ है कि ऐसे कैसे हो गया, तो वेरी डिफरेंट। और सिक्किम लेना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, नेपाल लगा हुआ है बाउंड्री, भूटान लगा हुआ है बाउंड्री, तिब्बत लगा हुआ है बाउंड्री। तो आर्टिकल 371 एक पर्टिकुलर आर्टिकल जोड़ा गया सिक्किम के लिए और वहाँ प्रोविज़न दिया गया, और ये आर्टिकल एक स्पेशल प्रिविलेज देता है सिक्किम को, जो कि वहाँ के लोग अभी भी इंजॉय करते हैं इस आर्टिकल को। समझ गए ना? तो देखो इस हिसाब से सिक्किम 22nd स्टेट बन के भारत के लिए तैयार हुआ बिना यूटी का। अभी जितना बचवा लोग पढ़े हो तुम लोग, नहीं तुम लोग पढ़े नहीं, हिमाचल प्रदेश पढ़े, मणिपुर पढ़े, त्रिपुरा पढ़े, तो उसका जर्नी डिफरेंट है ना। और इस राज्य का, सिक्किम जो राज्य का है उसका जर्नी डिफरेंट है। अब आते हैं दूसरा 1987, देखो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। हाँ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को यूटी एक साथ मिला था ना 72 में, सॉरी 72 में, और 87 में भी स्टेटहुड साथ ही मिलता है। और गोवा देखो, गोवा को भी 1987 में ही स्टेटहुड मिल गया। तो देख सकते हो यहाँ पे 1987 में 3 राज्य बने भारत के, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो मिजोरम 23rd स्टेट बना भारत का, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट बना भारत का, और गोवा 25th स्टेट बना। समझ गए बच्चे लोग? द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट, उसको फुल स्टेट दिया गया। तो उसके लिए MOU भी साइन हुआ, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, मिजो पीस अकॉर्ड। देखो मिजोरम परेशान कर दिया था ना लाल डंगा के अंदर। हाँ, तो देखो 1986 में एग्रीमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट का, और उसके बाद जो 2 दशक से 20 साल से जो इंसर्जेंसी जो चल रहा था वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जो लोग लाल डंगा के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे थे लोग कि हमको अलग होना है, एक अलग कंट्री बनाना है, वो एंड हो गया। अब फाइनली मिजोरम को 1987 में स्टेटहुड दे दिया गया, वही राजीव गांधी के टाइम में, और जो भी लाल डंगा है वो CM बन के अपना चलाना शुरू कर दिया। आसाम भी देखो, अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो भी कन्फर्म, देखो अरुणाचल प्रदेश को भी तो 1972 में मिला था, उसका देखो आसाम को भी 87 में 72 में मिला था ना यूटी जी, आसाम से कट के यूटी बना था अरुणाचल प्रदेश भी। एंड द स्टेट ऑफ गोवा वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। देखो लिखा है ना यहाँ पे कि गोवा, दमन और दीव एक साथ जो कभी यूटी हुआ करते थे, दमन और दीव को यूटी बना दिया गया, गोवा को वहाँ से हटा के स्टेटहुड बना दिया गया 1987 में। तो अरुणाचल प्रदेश को भी, जो कि पहले यूटी 72 में बना था, उसको 87 में अरुणाचल प्रदेश को भी एज अ 24th स्टेट ऑफ
इंडियन यूनियन बनाया गया। तो देखो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2000, जहाँ पे जानते हो कि बिहार राज्य का विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड में, एमपी का भी 2 भाग में तोड़ा गया, एमपी और छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश का भी 2 भाग में तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल। फिर उत्तरांचल को बाद में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था उस समय। 2000 में क्या हुआ कि और भी नए स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने, अलग अलग रेस्पेक्टिव स्टेट्स है जो मैं बता चुका हूँ। तो 26th स्टेट छत्तीसगढ़ बना, 27th स्टेट उत्तराखंड बना और 28th स्टेट झारखंड बना। समझ गए ना भारत का। अब देखो 2014 में भी डेवलपमेंट हुआ कि आंध्र, जो सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश ही बना, है ना, सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ही बना आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो 2014 की बात है, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2014 में। देखो न्यू स्टेट तेलंगाना बना एज अ 29th स्टेट। अभी ओवरऑल कितना स्टेट हमारे पास, 28 स्टेट है। तो दैट डजंट मीन कि ये 28 स्टेट काउंट नहीं होगा, 28 स्टेट ही काउंट होगा, क्योंकि बाद में ना, इसके बाद ना डेवलपमेंट हुआ कि कश्मीर जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके पार्लियामेंट से हमने जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, उसमें लेह होंगे और कारगिल होगा। अब बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा था वो सब पूरा जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी के रूप में बन गया, समझे ना। ये जो तेलंगाना बना है 2014 में वो आंध्र प्रदेश से कट के बना है। अब शुरुआत का देखो बच्चे लोग, ये शुरुआत का फिर हिस्ट्री दे रहा है कि 1953 में पहली बार खुद मद्रास से कट के आंध्र प्रदेश बना था। तो उसके लिए आंध्र स्टेट एक्ट पास हुआ था 1953 में, याद करो, फजल अली कमीशन से पहले, क्योंकि उनको आना पड़ा, नेहरू जी को आना पड़ा और डिक्लेयर करना पड़ा कि चलो ठीक है, तमिलनाडु वही मद्रास से हम काट के आंध्र प्रदेश बनाते हैं। देखो वही लिखा गया कि आंध्र स्टेट एक्ट 1953 फॉर्म्ड हुआ, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है भारत का। स्टेट ऑफ आंध्र पास हुआ, तेलुगु स्पीकिंग रीजन को अलग किया गया मद्रास से, ठीक है, नंबर 1। उस समय जो कैपिटल था आंध्र प्रदेश एज अ टोटल, कुर्नूल कैपिटल था, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश उस समय बना था। और हाई कोर्ट कहाँ पे था, गुंटूर में था। गुंटूर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे था, समझे ना। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद है उसको किया गया साथ में विद आंध्र प्रदेश टू क्रिएट इनलार्ज आंध्र स्टेट, यानी कि जो हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था उसको लाया गया और जो मद्रास से निकाल के आंध्र प्रदेश, सब दोनों को मर्ज करके बड़ा आंध्र प्रदेश बनाया गया। वही बड़ा आंध्र प्रदेश से फिर कट के तेलंगाना बना 2014 में। आया समझ में ना। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट वाज शिफ्टेड टू हैदराबाद। बाद में जब शुरू में कुर्नूल था, बट बाद में आंध्र प्रदेश का एरिया बड़ा बनाया गया प्रिंसली स्टेट जोड़ के हैदराबाद को, तो बाद में कैपिटल हैदराबाद शिफ्ट, क्योंकि हैदराबाद शुरू से ही डेवलप्ड है। तो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट कैपिटल क्या है, कुर्नूल है, ठीक है। और हाँ, कुर्नूल है। हाई कोर्ट भी कहाँ, गुंटूर में। बाद में क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश, टोटल आंध्र प्रदेश बना, यानी कि 2014 से पहले वाला जो आंध्र प्रदेश जो बना, तो उसका कैपिटल क्या हुआ, हैदराबाद हुआ। और वहाँ पे हैदराबाद में ही आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट भी बना। अभी भी आंध्र प्रदेश में, अभी भी हैदराबाद में ही हाई कोर्ट है। आ रहा है समझ में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे, अब तेलंगाना, अब प्रॉब्लम ये है, तेलंगाना बना तो कहाँ पे हाई कोर्ट होगा, कौन सा कैपिटल होगा, क्योंकि हैदराबाद तो लंबा कैपिटल रहा है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे देखो अगेन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पास हुआ। अब फलस्वरूप क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। आंध्र प्रदेश जो पहले का आंध्र प्रदेश है, और वहीं से निकल गया तेलंगाना। हैदराबाद को ज्वाइंट कैपिटल माना गया 10 साल के लिए, और 2024 में ये खत्म हो गया पीरियड। और इसलिए अभी चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो अमरावती को कैपिटल के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं और उस पर बहुत काम भी कर रहे हैं वो। मगर अभी भी दोनों के लिए सेमी हाई कोर्ट है जो कि हैदराबाद में है, समझे ना, जो कि हैदराबाद हाई कोर्ट है। यहाँ पे देखोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड आंध्र प्रदेश क्या करना है, अपना कैपिटल बनाना है। तो 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ज़्यादा गरीब हो गया, क्योंकि जो कमाने वाला जो सिटी था वो तो हैदराबाद था, वो तो तेलंगाना में ही चला गया। तो 10 साल तक चलो ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का भी कैपिटल और हैदराबाद इसका भी कैपिटल 10 साल तक के लिए टाइम दिया गया। 10 साल के लिए अंदर तैयार ही नहीं हुआ कोई कैपिटल, सोचो उस लेवल पर तैयार ही नहीं हुआ। अभी चंद्रबाबू नायडू फिर अमरावती को तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को रीनेम किया गया हैदराबाद हाई कोर्ट, समझे ना। और हाई कोर्ट दोनों के लिए इज कॉमन फॉर बोथ द स्टेट्स, तब तक जब तक खुद तुम्हारा आंध्र प्रदेश अपना एक हाई कोर्ट नहीं बना लेता। तो अभी तो आंध्र प्रदेश के लिए ऊपर कोई वो तो है नहीं, अभी आंध्र प्रदेश अभी करेगा भी नहीं। आंध्र प्रदेश पहले कैपिटल के लिए सोच रहा है, तो अभी रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि 10 साल में होना चाहिए, 20 साल में होना चाहिए। हाई कोर्ट लंबा रह सकता है, हम जानते हैं यार,
हम नहीं जानते हैं क्या कि लक्षद्वीप का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो केरल हाई कोर्ट ही देखता है। हाँ, अंडमान निकोबार का भी जुरिस्डिक्शन तो तुम्हारा जो कलकत्ता हाई कोर्ट ही देखता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आंध्र प्रदेश यदि चाहे तो अपना हाई कोर्ट आने वाले समय में वो कभी भी बना सकता है। तो बच्चे लोग यहाँ नीचे देखोगे नंबर ऑफ स्टेट्स जो यूटी था 1956 में। हाँ, 1956 में कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ, फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन के बेसिस कैबिनेट मिशन का जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो गया। 14 स्टेट हो गया, 6 यूटीज हो गया। और अभी आंकड़ा गलत हो गया, ये 2014 लिखा गया। 2020 के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा तो 2020 में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज, क्योंकि 2020 मैंने इसलिए बोला है कि 2019 में 29 स्टेट से 28 स्टेट हुआ, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज आया। मैं एट द सेम टाइम 2020 में दादरा नगर हवेली दमन और दीव सब कंबाइन होकर 1 यूटी बना है। तो ज़्यादा बेटर होगा 2020 का रेफरेंस लेना। तो 2020 में 28 स्टेट्स एंड योर 8 यूटीज। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 8 यूटीज क्या क्या है: जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पडिचेरी में 4 जगह है जी, एंड अंडमान निकोबार 8 है। अब देखेंगे लास्ट हम लोग देखेंगे इस पूरा होल चैप्टर का यूनाइटेड टेरिटरी का। तो हम जानते हैं बच्चे लोग आर्टिकल 2 का प्रयोग हम लोग कर सकते। हाँ, आर्टिकल 2 या 3 बोलो, आर्टिकल 3 का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं स्टेट्स के नाम को भी चेंज करने में। सही बात है ना? तो देखो, द नेम्स ऑफ द सम स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी हैव आल्सो बीन चेंज। हाँ, कई स्टेट्स का नाम भी चेंज हुआ है, कई यूटीज का नाम भी चेंज हुआ है। तो एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड, पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, वो तो फर्स्ट पहला। देखो, उत्तर प्रदेश यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस पहला ऐसा राज्य है जिसका नाम चेंज हुआ है। 1950 में फुल फॉर्म का हो तो यूपी दोनों सेम ही है, मगर यूनाइटेड प्रोविंस का क्या नाम रखे? उत्तर प्रदेश। 1950 में फर्स्ट राज्य है जिसका नाम चेंज हुआ। 1969 में मद्रास का भी नाम चाहिए। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 3 का यूज़ करोगे तो उसके लिए आर्टिकल 368 का कहीं यूज़ नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लेजिस्लेशन से वो कर सकते हो। तो 1969 में मद्रास का नाम भी चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। सिमिलरली 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका कर दिया गया। देखते हो ना, आज का जो नाम है मद्रास खत्म हो गया, तमिलनाडु कहते हैं अभी हम मैसूर नहीं कहते, अभी कर्नाटका कहते हैं। बात समझ गए ना? हाँ, इन द सेम ईयर जो लक्षद्वीप थे, मिनिकोय थे और अमेंदीवी थे आइलैंड था, उसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया सेम ईयर में, यानी कि 73 में ही। समझ गए ना? 1992 में देखो, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो था उसको रीडेजिग्नेट, उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया? एनसीटी बना दिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। समझ गए ना? हाँ, बिना फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिए हुए, फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा नहीं दिए हैं उसको। समझ गए ना? और ये नाम कैसे चेंज किए? बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 करके। तो इन 1992 यूटी ऑफ दिल्ली वॉज रीडेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली without being conferred the status of full-fledged state by 69th Constitutional Amendment Act 1991। यानी कि 1991 में जो 69 Constitutional Amendment करके हमने इस राज्य नहीं बोलेंगे, इस यूटी का नाम चेंज किया। आप कहेंगे एनसीटी है वो। समझ गए? सिमिलरली 2006 में बच्चे लोग, 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज हो गया, उत्तराखंड हो गया, क्योंकि उत्तरांचल तो बन गया 2000 में ही। तो 2006 में इसका नाम चेंज हुआ, और उसी ईयर में 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पौडीचेरी बनाया गया। और रिसेंट में कहोगे कि कोई नाम चेंज हुआ किसी भी स्टेट का, तो वो ओडिशा है। 2011 में ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा लिखा गया, ओडिशा। समझ गए? तो ये डेवलपमेंट है। और मैं एक डेवलपमेंट और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो पढ़ा रही है ये ओल्ड एडिशन है। तो 2020, 2019 और 2020 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैं कई बार लेक्चर में बता चुका हूँ, मगर क्रोनोलॉजिकली मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि 2019 में आर्टिकल 370 तो संविधान में है, रहेगा अभी भी, बट वो इनऑपरेटिव हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसका कोई काम नहीं, वो रिबिल्ड हो गया, नंबर 1। और उसके वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट था, उसको 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह और कारगिल। समझ गए? तो 2 यूटी बन गए यहाँ पे। एट द सेम टाइम 2020 में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को कंबाइन करके 1 यूटी बनाया गया। तो अभी स्टेटस देखोगे जो हम लोग 2024 और 25 में बात कर रहे हैं, तो अभी कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटीज है। डैट्स इट, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 5 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।